हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हमारे साथ इतिहास का अध्ययन करिए। पहले चैप्टर का नाम है हमारा ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई। इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में कैसे जानते हैं, जबकि उनके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्यानों में कैसे हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारे जानकारी से परे है और हो सकता है हमेशा ही रहे। पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन पुरावस्तुओं में हड़प्पा सभ्यता के संबंध में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मुहरे, मनके, बांट, पत्थर के फलक और पक्की हुई ईंटें सम्मिलित है। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पुरातात्विक जो वस्तुएं उसमें मुहरे, मनके, बांट, पत्थर के फलक और पक्की हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, आप जगह का भी नाम याद रखें, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिली है जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो अन्य देशों से भी उनका संपर्क था और उनसे व्यापारिक संबंध थे। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया है। यह संस्कृति जहां पहली बार खोजा गया उसी के नाम पर रखा गया। इसका काल निर्धारण जो है लगभग 2600
और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इसका जो काल का निर्धारण गया है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परावर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इन जो और भी सभ्यताएं थे उनसे इनको अलग रखने के लिए इन्हें कभी विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब हम बीसी के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से है। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी हिंदी में इसको ईसवी लिख पाते हैं। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों में से बना है। यह दो लैटिन शब्दों से बना है, एनो डोमिनी, तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। यह जो इसका जो तात्पर्य है वह ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कॉमन एरा का प्रयोग अब सामान्य हो गया है विश्व के कई देशों में। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है। जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। इस पुस्तक में हमने बीसीई के लिए ईसवी पूर्व, सीई के लिए तथा बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्द का प्रयोग किया है। आरंभ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपने विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कृषि शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। आरंभ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबद्ध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी थीं। बस्तियां जो थीं आमतौर पर छोटी थीं और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। एक बार फिर से हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। अब हम लोग आते हैं निर्वाह के तरीकों को जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग निर्वाह के तरीकों से कैसे करते थे। आपने मानचित्र 1 तथा 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति में कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले
प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिसमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। जलीय अनाज के दानों तथा बीजों को खोज के पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफलता हो पाए हैं। इनका अध्ययन पूरा वनस्पति के कहते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विषय होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। यह वेरी इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़ें। हड़प्पाई सभ्यता में कई स्थानों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल थे। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। आप इसको अंडरलाइन कर लें और याद रखें कि बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। आप इसको याद रखें, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। चावल के जो दाने हैं वो अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल हैं। हड़प्पा का जो स्थल है उसमें मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों में भेड़, बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियां शामिल हैं। ये भी आपको वेरी इम्पोर्टेंट है। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये जानवर पालतू थे। पुरातात्विक प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। ये जो कौन कौन से जानवर पालतू थे? भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर, ये सभी पालतू जानवर थे। जंगली प्रजातियों जैसे वरा, सूअर, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। अब हम जानते हैं कृषि प्रौद्योगिकी। अब हड़प्पा सभ्यता की हम कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियाँ यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी भी थी, और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इनके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं।
जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध हैं। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वे वस्तु के औजारों का प्रयोग करते थे? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सुर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहर के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध के में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता था। अब हम लोग पुरातत्वविदों की पहचान कैसे की जाती है, ये हम पुरावस्तुओं की जो पहचान होती है वह कैसे की जाती थी वही हम देखेंगे। पहले हम इन चित्रों पर एक नज़र डालते हैं। क्या आपको लगता है कि इन औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया जाता होगा? आप बताइए। धौलावीरा में यह जलाशय प्राप्त हुआ है, जिसे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये राजकीय कार्य के लिए किया जाता होगा। आइए अब हम पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्ट में से एक से शुद्ध उदाहरण दिए जा रहे हैं। अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली है और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः यह चक्कियाँ स्थूलतः कठोर, कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी और आमतौर पर इनमें अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूँकि इन चक्कियों के तल सामान्यतया उत्तल हैं, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमाकर रखा जाता होगा, जिससे उन्हें हिलाने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली है। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे चलाया जाता था। दो प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिसे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए
किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है। जो दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमने पढ़ा उसको श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है। तथा हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। ये रहा चक्की जिसमें पीसने का काम किया जाता था। पुरातत्वविद वर्तमान समय की तुलनाओं से यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रयोग में लाई जाती थी। मैं के खोजी गई वस्तुओं की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे थे। क्या यह एक उपयोगी नीति है? मोहनजोदड़ो एक सुनियोजित शहरी केंद्र है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। यह एक ऐसी सभ्यता थी जो नगरीय सभ्यता थी। यह एक अपने आप में एक अनूठा पहलू है। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो और सूक्ष्मता से देखते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। पुरातत्वविदों एक बार हम लोग इस पे गौर करते हैं, बस्तियों को देखते हैं। निचला दुर्ग और ऊपर के दुर्ग को हम लोग देखते हैं। यह जो है वो सब बड़ा वाला निचला दुर्ग है जो हम देख रहे हैं, और ये ऊपर वाला बड़ा दुर्ग है। इसमें कहा जाता है कि जो बड़े दुर्ग में थे उसमें धनी वर्ग के लोग रहा करते थे। चलिए हम आगे अपने अध्ययन को कंटिन्यू करते हैं। अन्वेषणों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग की दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। जो दुर्ग था वो दोनों को अलग अलग किया गया था। निचला दुर्ग अलग और जो क्रमशः जो एक और ऊंचाई पर जो दुर्ग थे वो अलग, और दोनों में घेराबंदी की गई थी। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। अब कुछ और देखिए। एक बार चबूतरों के यथास्थान बनाने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्तियों का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। आयोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं। नियोजन के अन्य
लक्षणों में ईंटें शामिल है जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्ठी में पकाकर बनाई गई हों, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहाँ लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। आप इससे ही अनुमान लगा सकते हैं कि यह एक शहरी सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर ईंटों का प्रयोग होता था। नालों का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियारों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से छोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार पर गली से सटा होना आवश्यक था। एक बार फिर से हम इसको अध्ययन कर लेते हैं। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। यहाँ की जो सड़कें थी वो एक ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाया गया था और यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया होगा। ऐसा जो प्रतीत होता है, इनकी ग्रिड पद्धति से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि पहले नलियों के साथ गलियों का निर्माण किया गया होगा और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया होगा। बाद में आवासों का निर्माण किया होगा, घरों का निर्माण बाद में किया गया होगा। पहले गलियों का निर्माण किया गया होगा और नलियों का निर्माण किया गया, बाद में घरों का निर्माण किया गया होगा। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नलियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धौलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे शहरों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। एक बार हम फिर से अध्ययन कर लेंगे दुर्ग के बारे में। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धौलावीरा तथा लोथल गुजरात में जो है, धौलावीरा और लोथल कहाँ है? गुजरात में है। जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा की दुर्दशा। हड़प्पा की दुर्दशा। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों के बुरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। जो हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह नष्ट कर दिया था।
1875 में ही भारत पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित थी। आप इस चित्र को देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो की एक नाली और उनके विशाल प्रवेश द्वार को देखिए। यह है मोहनजोदड़ो की विशाल प्रवेश द्वार को आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अध्ययन को कंटिन्यू करते हैं। गृह स्थापत्य मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे। इनके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से अतिरिक्त भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नाना घर होता था। नहाने के लिए बाथरूम होता था, जिसकी नालियां दीवारों के माध्यम से सड़क की नलियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। यानी कि इससे अनुमान लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में 2 मंजिले घर भी पाए गए हैं, जिसमें सीढ़ियां बनाई जाती थी छत पर जाने के लिए। कई आवासों में कुएं थे, जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सके। अधिकांश आवासों में घरों में कुएं भी थे, जो ऐसे रूम में बनाया गया था जिससे बाहर से भी आया जा सके और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जा सके। यह राहगीरों के लिए भी प्रयोग में लाया जा सके, इसके लिए इसका दरवाज़ा बाहर से भी रहता था। जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 थी। एक बार आप देख लें, 700 कुएं। आंगन कहाँ है, 2 सीढ़ियाँ कहाँ हैं, आवास कहाँ है, प्रवेश कैसा है, एक बार आप इसको गौर से देखें। चलिए अब हम अपनी विषय वस्तु पर ध्यान देते हैं। अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली नालियों के विषय में मैके लिखते हैं। निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास
गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थलों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टियों का प्रयोग किया गया था। जो कहीं कहीं पर जो नालियों को ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टियों का भी प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक हौज या मलकुंड में खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियाँ बनाई गई थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। अर्नेस्ट मैके अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 जल निकास प्रणालियाँ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए यहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। वहाँ नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। अब हम दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए और विशाल स्नानागार सम्मिलित हैं। एक बार फिर से हम देखेंगे। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिनके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने हुए थे पहले ही नष्ट हो गए थे और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इनमें उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। जलाशयों के किनारे पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। जलाशयों के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था, यानी कि पानी के निकास को रोका गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे।
एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानाघर बने थे। प्रत्येक स्नानाघर से नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने थे, एक नाले में मिलती थी। एक गलियारे के दोनों ओर 4 स्नानाघर बने थे। प्रत्येक स्नानघर से नालियाँ